गैसों का विसरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आप 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एक प्रॉपर्टी होता है गैस का। तो आज समझते हैं डिफ्यूजन होता क्या है। आमतौर पर आप देखते होंगे मिक्सर बनाते हैं, आमतौर पर जो सॉल्यूशन में बनाते हैं, तो उसको आप देखते हैं, समझते हैं और अच्छे ढंग से जानते भी हैं, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि गैसों का मिश्रण, मतलब दो गैस जो है रैंडम मोशन के कारण एक दूसरे में अपमिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। ये प्रक्रिया है, कहलाता है क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यही बात का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। देखिए ये इस तरह का है, इसको दो पार्ट में हम करते हैं। दो पार्ट में, देखिए एक पार्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, ये इस तरह का दो पार्ट इसका बनाते हैं। दो पार्ट में हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इधर कोई गैस है, मान लेते हैं कि ये गैस ए है जो इसके अंदर यहाँ पर, या गैस 1 है। देखिए इसके ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये सैंपल है गैस का, उसमें इसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से हम तरह से दिखा देते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल। अभी ये अलग पार्ट में है, नहीं, ये देख रहे हैं कि आप इसको अलग दूसरे पार्ट में हम रखे हुए हैं। और एक और दूसरा भाग इधर गैस का लेते हैं। अब इसमें जो है गैस को हम इस तरह से, यहाँ से देखिए ये कलर लेते हैं। देखिए इसमें भी गैस के ही ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये छोटा छोटा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट में क्या है, दोनों अलग अलग है, सेपरेट। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम लोग गैस, ये जो है इसको मान लेते हैं गैस ए या गैस 1 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, गैस इसको 2 मानते, इधर वाले को 1 माने, ऐसे किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, इस साइड में है 2 मान लेते हैं। और इधर जो है ये गैस 1। ठीक है, दो गैस अलग अलग कंटेनर में अभी है। हम क्या कराना चाह रहे हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब होता है या किस प्रोसेस को डिफ्यूजन करें, उसी को समझना है। और पिक्चर में चीज ज़्यादा याद रहता है, समझ रहे हैं ना। किसी भी कोई भी चीज़ को अगर आप पिक्चर में आप याद करिएगा, देखते हैं फिल्म देखते हैं तो पूरा कहानी याद हो जाता है, लेकिन ये उसका जो पढ़िएगा, है ना, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आए, है ना। जैसे किसी बच्चे से पूछिए कि ए फॉर, तो हमेशा बोलेगा एप्पल, क्या है कि बचपन में, जबकि ए फॉर और सी होता है, एरोप्लेन भी होता है, लेकिन ए फॉर एप्पल उसको ज़्यादा याद रहता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो फिगर को ज़्यादा याद रखता है। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखने से पहले आपको इसको फिगर समझा देते, देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि हम इसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं। क्या करते हैं, एक होल कर देते हैं। देखिए यहाँ से, हाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से, अब यहाँ मिटाने के लिए उतना ही था, तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ऐसे कर लेते हैं, छोटा सा होल हो गया। इस होल से देखिए, आप जैसे ही होल लेते ही बैठल रहेगा क्या, मुंह देखेगा कि नहीं? क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, इसमें आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूल्स बैठ के झाल बजाएगा, ये भी जाएगा इसमें। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से इसमें आना शुरू हो जाए। ठीक है, देख रहे हैं ना, हरा वाला कलर दिख रहा है ना। अब इसमें आना शुरू हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर वाले, इसमें आना शुरू हो, मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए? यानी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन बताते, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके तरफ, ये जो गैस 2 है वो किधर की तरफ जा रहा है, गैस 1 की तरफ।
और गैस 1 जो है वो किधर, इस तरह से एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाएगा, अपमिश्रित हो जाएंगे, पूरी तरह से मिल जाएंगे। और ये सब गैस के मॉलिक्यूल के मोमेंटम के कारण होता है। मोमेंटम मतलब क्या, गति के कारण होता है। ये जो गैस का मॉलिक्यूल है वो गति करता है, ये इसके तरफ आना चाहेगा और ये इसके तरफ आना चाहेगा। जैसे हमने क्या बोला कि ये जो देखिए इधर के तरफ, और ये गैस 2 जो है इस डायरेक्शन में आना चाहेगा। और जब आएगा तो ये जो मिश्रण बनता है, ये एक अपमिश्रण होता है, ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। पहले फिगर बनाइए, फिर इसका हम डिफिनेशन लिख देंगे। क्या इसके नीचे लिखेंगे इसका डिफिनेशन, आप अच्छे ढंग से बनाइए फिगर। क्या हुआ, काय हल्ला कर रहा है, हाँ लड़ रहा है तो? बैठने के लिए, हाँ तो इसलिए वो हल्ला कर रहा है। दो दो भाग में पहले, हाँ दो भाग में, तो आप लोग बीच में कलम से लिख रहे हैं ना, इसलिए होल बीच में छोड़ दीजिएगा पहले से, ठीक है ना। चले यहाँ डिफिनेशन नीचे लिखते हैं। when two gases when two gases are placed in contact, then then they mix up spontaneously. They mix up spontaneously. It is it is due to it is due to movement of move, movement of movement of molecules of one gas into another gas. The process of mixing of the process of mixing of gases by random motion of gas molecules gas molecule gas molecules is called diffusion called diffusion इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं।
क्या हुआ? क्या ये प्रक्रिया है? यह देखिए, ये गैस का, गैस वन का मॉलिक्यूल है, सॉरी गैस टू का है, और इधर गैस वन का मॉलिक्यूल। और जब ये दोनों रैंडम मोशन का क्या मतलब? वैसा मोशन जो किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ फिक्स नहीं रहता है कि ऐसा नहीं कि पूर्व दिशा में जाना है कि पश्चिम में जाना है। गैस का मॉलिक्यूल के किसी भी डायरेक्शन में जा सकता, जिगजैग मोशन भी इसको कह सकते, ठीक है, रैंडम, है ना, किसी भी डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल जा सकता है। उसी को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? रैंडम मोशन। यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं इधर बढ़ा लें, पर रहने देते हैं, आप ना लिख लीजिए, अभी बहुत लोग नहीं लिखे। लिखेंगे कि जब जब दो गैसों को जब दो गैसों को जब दो गैसों को एक साथ संपर्क में एक साथ संपर्क में जब दो गैसों को एक साथ संपर्क में रखा जाता है संपर्क, ठीक है। एक साथ संपर्क में रखा जाता है तो ये स्वतः स्वतः स्वयं स्वतः मिश्रित हो जाते हैं मिश्रित हो जाते हैं या मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ जैसे ही संपर्क में रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा ऐसा कहेंगे, ऐसा गैसों के ऐसा गैस के अणुओं गैस के अणुओं के गति के कारण होता है, ठीक है ना। क्या लिखे? इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस इनटू अनदर गैस। ऐसा एक गैस के दूसरे गैसों में, ऐसा लिख सकते, ऐसा एक गैस के अणु एक गैस के अणु दूसरे दूसरे गैस के अणु ऐसा एक गैस के अणु दूसरे गैस के अणु अणु में एक गैस के अणु दूसरे गैस के अणु तरफ लिखेंगे के तरफ गति
गति करने के कारण होता है। एक गैस जो है दूसरे गैस की तरफ गति करता है, इसी के वजह से इस तरह का काम होता है। अर्थात यहां पर कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है ना, रैंडम मोशन के कारण या रैंडम गैसों के रैंडम मोशन के कारण, गैस के मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन के कारण ये जो प्रक्रिया होती है मिक्सिंग की, से हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यहां पर लिखेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा ले, इधर क्या जगह मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इधर बढ़ा ले। यहां पर लिखेंगे गैस गैस के गैसों के गैसों के मिश्रण रैंडम मोशन के कारण, गैसों के रैंडम मोशन, रैंडम यही लिख लेना है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन के कारण मिश्रित होने की इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। जब गैस एक दूसरे के साथ अपमिश्रित होता है, जो प्रक्रिया संपन्न होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, सॉरी विसरण कहते हैं। मिश्रण एक अलग मिश्रण है ना, यहाँ पर क्या बोले, गैसों का विसरण, डिफ्यूज कर जाता है गैस एक्स, नहीं। उसी तरह से एक और होता है, इसी में हम लोग देखते हैं इफ्यूजन होता है। इफ्यूजन किस तरह का होता है, निःसरण उसको बोलते हैं। इफ्यूजन जैसे बैलून है, बैलून देखे ना, पूरा हवा भरा हुआ है, उसमें एक छोटा सा पिन होल कर दीजिए, पिन होल का मतलब स्विच चुबा दीजिए उसमें, तब हवा क्या होगा, उससे निकल जाएगा। या टायर ट्यूब में देखिए, है ना, तो इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग गैस है, देख रहे हैं ना, और एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, इफ्यूजन की प्रक्रिया में समझिएगा, उसमें क्या हो कि एक तरफ गैस का मोलिकुल्स है, पूरा गैस है भरा हुआ, और दूसरे तरफ वैक्यूम है, मतलब खाली, क्या है, खाली है। और जब उसको उसमें पिन होल कर देंगे, छोटा सा होल उसमें कर देंगे, और जैसे ही होल करेंगे तो सभी गैस क्या है कि उस एरिया में चला जाएगा जहां पर लो प्रेशर है या वैक्यूम, लो प्रेशर होगा तब ना, है ना, या वैक्यूम है उसमें, इसमें पूरा प्रेशर है। अब जैसे ही उसको छोटा सा होल कर दिए तो वो चला गया दूसरे वाले एरिया में, तो वो जो प्रक्रिया है वो कहलाता है इफ्यूजन। क्या कहला, इफ्यूजन। अब आइए उसके बारे में, हो गया है सबका, नेक्स्ट पेज में चलते। देखिए इसका फिगर किस तरह से बनेगा, ये देखिए, लोग इफ्यूजन के बारे में बात करना, यहां लिखेंगे इफ्यूजन। इफ्यूजन निःसरण, देखिए इसमें क्या होता है कि दो पार्ट में यहां भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो पार्ट में कहते हैं, एक पार्ट में यहाँ पर एक तरफ पूरा गैस के मॉलिक्यूल्स हम लोग रख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास, देखो यहाँ बातचीत नहीं, लोग तो गप में ज्यादा माहिर है ना, पीएचडी कर लिया है, और आगे नहीं करना है क्या, देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
अब इसमें अभी इस एरिया में है, अभी दूसरा एरिया क्या है, वैक्यूम। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है, वैक्यूम। ऐसे होता है, CC, वैक्यूम, निर्वात इसको बोलते हैं, निर्वात। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये है लो प्रेशर, लो प्रेशर रीजन, निम्न दाब वाला क्षेत्र। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये निम्न दाब वाला क्षेत्र, या भाग भी लिख सकते हैं कि वैसा भाग जहां पर दाब क्या है, कम, लो प्रेशर है। अब इसमें क्या करते हैं, एक पिन होल कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक पिन होल होगा, ये ऐसे, तो ये गैस जो है यहाँ से यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर खाली करें, ऐसा करते हैं, इसको हम एक छोटा सा होल करने वाले। ठीक है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, देखिएगा ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से किस तरफ आना शुरू हो जाएगा, ये खाली वाले एरिया में आएगा। कैसे होता है, एक बार आ जाता है, धीरे धीरे करके देखते हैं, बैलून को, बैलून लिए पिन करिए कि बस, अब वो एकाएक वो ब्लास्ट होगा, वो अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही पिन होल किए, अब इसमें इस एरिया में ये गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गया, या इस तरफ की तरफ आ गया, है ना। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफ्यूजन बोलते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे, डिफ्यूजन। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है क्या है, इफ्यूजन। लिखिए, इसका फिगर बनाइए। क्या दिक्कत, चलें परिभाषा इसका लिख दे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर when a gas escapes 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 through when a gas escapes through a pinhole, a pinhole in into region of low pressure, low pressure, low pressure और vacuum, और vacuum
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड this process is called this process is called diffusion. This process is called diffusion. एस्केप मतलब क्या होगा, निकलना, छूटना, ठीक है ना। क्या लिखा गया, when a gas escapes through a pinhole into region of low pressure or vacuum, this process is called diffusion. ये जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हिंदी में समझते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि उस एरिया में, जिस एरिया में प्रेशर लो होता है या जहां खाली होता है, उस एरिया में गैस क्या होता है, एस्केप कर जाता है, वहां से निकल जाता है, उस तरफ आने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया पूरा प्रोसेस हो रहा है, इससे पहले आप क्या देखें कि दोनों तरफ गैस था, इधर का गैस इधर, इधर का आ गया इधर। हालांकि यहाँ पर समझिएगा बातों को, यहाँ नाम से भी निःसरण, यानी देखिए इसके तरफ जो है निकलना है, बहाव भी, फ्लो भी कह सकते हैं इसको, आप देखिएगा तो फ्लो मतलब बहता है, ठीक है ना, उस एरिया में जिधर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि जब कोई गैस छोटे छिद्र, जब कोई गैस छोटे छिद्र से होकर छिद्र से होकर निम्न दाब वाले क्षेत्र या निर्वात के तरफ आने लगता है, तो इस प्रक्रिया को निःसरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निःसरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, अपनी भाषा में इसको याद रखना कि दो एरिया है, जिसमें से एक एरिया में पूरा गैस भरा हुआ है और दूसरा एरिया खाली है। अब उसमें जैसे ही आप पिन होल कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गैस उस एरिया में चला जाएगा जिस एरिया में, जैसे आप सिंपल है टायर नहीं, ट्यूब ना, हाँ ट्यूब में देखिएगा तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है ना, और उसमें कांटी चुभ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका जो हवा है वो चला आता है, पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, वायुमंडल में आ जाता है। तो ये जो एरिया है वो लो प्रेशर वाला एरिया है, इसमें आ जाता है, क्योंकि उसका एरिया जो है बहुत सीमित है। अब वायुमंडल का एरिया बहुत बड़ा है, तो इसका प्रेशर उसके अपेक्षा प्रेशर क्या है, कम है, तो इस एरिया में वो चला आता है। तो हम लोग फिर से उसमें उसको रिपेयरिंग करके या फिर से उसमें हवा भरते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, जानबूझ के किसी के गाड़ी साइकिल के लिए मत मार देना। अब एक लड़का एक दिन मार दिया था किसी का साइकिल, बेचारा रो रहा था, मैं कह यार बताओ, हवा कोई निकाल दिया तो रो रहा है, तो सर हमको घर जाना है, तो टेंशन क्या है, बगल वाले में हवा भरा लेना है
अब हवा को, हाँ एगो साइकिल चोरी उरी हो गया तो टेंशन है कि भाई, है ना, लेकिन अब कोई हवा, अच्छा पता भी नहीं चला। अच्छा वो लड़का मान लो कि वो आइडेंटिफाइड भी है, पता बाद में पता चल गया, जैसे उस समय तो अब कैमरा देखा गया तो बाद में पता चल गया कि कौन है, समझ गए। अब वो तो मजाक से किया है लेकिन बेचारा वो सीरियस हो गया, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये गलती से भी नहीं, है ना, सबका आप अलग अलग प्रकार का नहीं समझे, कोमल दिल भी होता है ना किसी का, बेचारा वो कमजोर है तो उसको सताइएगा आप लोग, तो गलत बात। दोस्ती ही सही लेकिन वैसे नहीं करना, है ना। अगर अगर हवा ही निकालना है तो बोल के निकालिए, ठीक है। बेचारा को चुपे चाप आओ उसका, अब बताइए ना, ऐसे रो रहा था, हम तो सर्च कर गए कि भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत है ना। बाद में पता चला कि साइकिल का हवा निकाल दिया इसलिए रो रहा है ना। 11th 12th का बच्चा, है ना, तब समझ में आया कि जो, अच्छा कोई जिसने निकाला है ऐसा नहीं है कि वो जो है कि आप इस तरह से निकाल दिया, वो जानबूझ के निकाला है और कहा है तो उसको रुलाने के लिए, ये भी स्पष्ट बात है, समझ गए। ये गलती बात है, एक बार दो बार माफ कर दिया गया, दूसरी बार नहीं किया जाएगा, है ना। अब सब का अलग अलग है, जो लोग आपसे उस तरह का मजाक करते हैं उससे उसी तरह से करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पर देखे दोनों प्रकार, फिर से एक बार रिवीजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है कि दो गैस को एक साथ संपर्क में लाया जाता है, उसमें होल कर दिया जाता है तो एक गैस दूसरे गैस की तरफ मूव करने लगता है, तो ये प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जब किसी गैस को एक कंटेनर में या सिंपल में रख दिया जाता है और जब उसमें पिन होल करते हैं तो वो उस एरिया में चला जाता है जिस एरिया में आने लगता है उस एरिया में, और ये जो प्रक्रिया प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं। अब यहां पर बात आएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कैसे निकालेंगे। रेट मतलब किस वेग से निकलेगा, जैसे आपने हवा में टायर में ट्यूब में, हवा में नहीं ट्यूब में, है ना, ट्यूब में जैसे ही पिन माला तो ऐसा थोड़ी है कि एक के बार निकल गया, क्या होता है कुछ टाइम निकलता है ना। अगर समय रहते हुए आप उसको रिपेयर कर दीजिए तो कुछ हवा उसमें बच भी जाएगा, नहीं। तो हमें ये जानना है कि किस रेट से डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता है ना। तो बेग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, हेडिंग लिखिए जल्दी, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, निसरण और विसरण का वेग, रेट ऑफ, इसको आगे बढ़ा देंगे, हाँ लिखेंगे हेडिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, विसरण या निःसरण, निःसरण का वेग या दर भी लिख सकते हैं, किस वेग से ये प्रक्रिया संपन्न होगा, इसी के विषय में हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए निकालेंगे तो कोई भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, रेट के लिए आर मान लेंगे, या पूरा रेट भी लिख सकते हैं। तो देखो पहला इसके लिए फार्मूला हम लोग ये बना सकते हैं, सब लोग बोर्ड पर देखना, पहला ऐसा कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, दोनों के लिए इफ्यूजन या डिफ्यूजन के लिए, रेट इक्वल टू वॉल्यूम बाई टाइम टेकन, यानी कितना वॉल्यूम इफ्यूज या डिफ्यूज कर रहा है और उसमें कितना समय लग रहा है, नहीं तो उसके अनुसार से रेट निकल जाएगा। तो इसका मतलब होगा V बाई टी। अब ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड,
या वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज। भी क्या है यहाँ, वॉल्यूम है ना, जो गैस का डिफ्यूजन और इफ्यूजन हो रहा है उस गैस के का ये वॉल्यूम है। और टी क्या है, लिया गया समय, टाइम टेकन। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर हेयर स्पष्ट रूप से ये बात को दर्शाएंगे, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज। डिफ्यूज्ड, ठीक है। और टी जो है लिया गया समय, यानी टाइम टेकन, टाइम टेकन, ये क्या है, लिया गया समय। निःसरित, निःसरित या विसरित, विसरित गैस का आयतन, गैस का आयतन। और ये हो जाए लिया गया समय, यानी इतना में कितना डिफ्यूज होने में कितना समय लिया गया, लिया गया समय। क्या फार्मूला लिखे हम लोग, रेट इज इक्वल टू वी बाई टी, यानी वॉल्यूम इफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड बाई टाइम टेकन। पहला फार्मूला ये आ गया, किसके लिए, वेग निकालने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए कि मोल्स के आधार पर अगर देखें, मोल होगा ना कि नंबर ऑफ मोल या वेट होगा उसके आधार पर, तो देखो मोल जैसे ही आप निकाले तो मोल बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो चूंकि यहाँ पर देखिएगा, बात समझिएगा हमारी, इन मोल्स जैसे ही चर्चा हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं दूसरा नंबर का, देखिए दूसरा नंबर रेट इज इक्वल टू, दूसरे टर्म में ये हो जाएगा एन बाई टी। अब एन क्या पता, टाइम तो ये पता है, लेकिन ये एन बताता है नंबर ऑफ मोल, हाँ डिफ्यूज और इफ्यूज, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम इसको विसरित या निःसरित, निःसरित गैस, निःसरित गैस के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, ये किस में हो गया, ये रेट हो गया हम लोग नंबर ऑफ मोल के टर्म में, यहां पर रेट लिख लिए, और ये हो गया वॉल्यूम के टर्म में। ठीक, देखिए इसको जल्दी से, थोड़ा सा तेजी से लिखिएगा। ठीक है, चलें आगे, ऊपर बढ़ा दें, नहीं
उसके बाद प्रेशर ड्रॉप के टर्म में भी आप देख सकते हैं। प्रेशर ड्रॉप कैसे, जैसे इफ्यूजन होगा तो पहले हाई प्रेशर है ना, और जैसे ही दूसरे तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर उसका घटेगा। तो चेंज इन प्रेशर के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर हमारे पास फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, है ना। चेंज इन प्रेशर यानी ये जो है ये किस रूप में लिखते हैं, P2 माइनस P1। अगर मान लीजिए ऐसा लिखेंगे ना, पहले इनिशियल प्रेशर और माइनस फाइनल प्रेशर। देखो देखो बात समझो, पहले पहले यहाँ समझे। देखिए इफ्यूजन के दौरान कोई भी इफ्यूजन, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ये डेल्टा पी क्या है, ये है प्रेशर ड्रॉप। देखो सिंपल बात, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू इफ्यूजन। देखिए क्या होता है कि जैसे इफ्यूजन की प्रक्रिया होता है तो प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो इसको हम चेंज इन प्रेशर लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, चेंज इन प्रेशर, परिवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर, प्रॉब्लम के एनालिसिस के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से एक चौथा है कि अगर कोई ट्यूब है, समझिए कोई ट्यूब है और उस ट्यूब में जो गैस है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे आप ट्यूब में हवा भरते हैं, है ना, पंप के सहारे या मशीन के सहारे ही, तो देखते हैं कि कुछ पूरे ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर समान है ना, यूनिफॉर्म है, तो क्या देखते हैं कि जैसे ही आप एक बार पंप से हवा दिए तो उस चारों तरफ पूरा एरिया में फैलेगा। तो ये तो कुछ समय लेता है उसमें भी, तो उस पूरे में डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, रेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल्ड इन ट्यूब बाई टाइम टेकन, ये भी है। नहीं, यानी इसको आप डी बाई टी लिख सकते हैं। डी मतलब डिस्टेंस है, यहाँ डेंसिटी वाला नहीं है। हालांकि आगे डेंसिटी का टर्म बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डी, तो यहाँ एस लिख देते हैं, ठीक रहेगा। क्या, एस बाई टी लिख देते, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी को हम लोग यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिट गया, चेंज इन प्रेशर लिख दीजिए, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से कई फार्मूला है जिससे हमको रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और इफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसों के विसरण और गैसों के निसरण के लिए जो महत्वपूर्ण नियम है वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है, जो एक रिलेशन है ना, उसको समझेंगे हम लोग। और बहुत ही आसान है। अभी देखिएगा कि कई गैस के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई मीथेन गैस है और कोई ऑक्सीजन गैस है, समझ गए, और उस दोनों गैस को अपमिश्रित किया जाता है तो किसका रेट ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन होने का रेट किसका ज़्यादा होगा, समझ गए, वो किस बात पर निर्भर करेगा। ये सब बातें हम अभी यहाँ पर जाने, नहीं समझे, कि जैसे उधर से गैस इधर से गैस, दोनों तरफ से, तो कौन सा गैस का वेग ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, है ना। जैसे यहाँ से रिलीज किए तो कौन गैस पहले वहाँ बीच तक पहुँच जाएगा, और उधर से कितना गैस नहीं अभी तक नहीं पहुँच पाया, क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं, उससे हम लोग को बहुत हद तक सब बातें क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा तेजी लिखिए, आप लोग एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं।
चलें, चलिए नेक्स्ट पेज। पेज बदलना है इसलिए ना रुक रहे हैं, नहीं तो उसको बढ़ा नहीं सकते थे। हो गया, लिखिए हेडिंग। देखो ये देखो सर आ रहा है उधर, क्या है अभी ना इतना मौका दे रहे हैं। लिखिए ए बातचीत नहीं। हेडिंग लिखिए राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। उल्टा हो गया, आज इधर होगा। ऐसे होगा, राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। यहाँ लिखेंगे हिंदी में भी, राम के ग्राहम, हाँ ग्राहम, ग्राम के विसरण विसरण या निःसरण निःसरण, ग्राम के विसरण या निःसरण का नियम। देखिए क्या स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature and pressure at constant temperature and pressure, the rate of diffusion the rate of diffusion the rate of diffusion of a gas at constant temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion of gas is inversely proportional inversely proportional to the square root to the square root of its density proportional to the square root। अब कोई दिक्कत नहीं है, लिखे ना, कोई के लिए ना लिख रहे, कोई एक के लेकर चलेंगे, ठीक ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई प्रश्न। At constant temperature and pressure, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। यानी घनत्व के वर्गमूल के स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? वर्गमूल, ठीक है ना। तो यहां क्या बोला जा रहा है, इसको समझना है।
स्थिर ताप एवं दाब पर, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैसों, किसी गैस लिखेंगे, किसी गैस के विसरण का वेग, विसरण का वेग, वेग या दर भी लिख सकते हैं, वेग उसके, उसके घनत्व के, उसके घनत्व, घनत्व के वर्गमूल, वर्गमूल, उसके घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस के विसरण का वेग या दर उसके, यानी उस गैस के जो घनत्व होते हैं उसके वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्गमूल जिसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना, रूट अंडर में उसको लिखते हैं। तो यहां पर अगर आपको मैथमेटिकली लिखना हो, देखो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे ही रेट लिखे तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का हो गया है। और ये कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट का, तो देखिए ये स्क्वायर रूट हो गया। किसके? इसके डेंसिटी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा। यही ना हो गया। ये मैथमेटिकली इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। यही जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम लोग इस तरह से लिखे हैं, नियम जो स्टेटमेंट है उसको लिखा गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, यानी गैस का जो डेंसिटी होगा उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो गैस लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दो गैस ले रहे हैं। ये देखिए ये गैस 2 है इधर, और इस साइड में हम लोग क्या लेते हैं, गैस 1 ले लेते हैं। ये गैस 1 ले लेते हैं। अब इस दोनों गैस के लिए हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये हो गया गैस 1 और ये जो है गैस 2। देखो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो गैस है इसका वेग जो है, रेट, ये है R1, क्या है रेट? R1 है, और इसका डेंसिटी जो है वो D1 है। डेंसिटी क्या मान लेते हैं?
इसका D1 है, ठीक है। और ये जो गैस है इसके लिए जो रेट है, रेट R2 मान लेते हैं, और R2 और इसका डेंसिटी क्या मान लेते हैं, डेंसिटी D2, ठीक है। तो अब देखिएगा, पहले के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे, दोनों गैस को यहाँ पर लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस 1 के लिए। यहाँ पर लिखेंगे फॉर गैस 1, गैस 1 के लिए अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, केवल इतने लिखेंगे। इसके आधार पर हम लोग क्या लिखते हैं कि R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी D1 के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे यहाँ, तो R1 इज इक्वल टू मान लेंगे ये कोई K कांस्टेंट होगा, और जैसे ही K कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पर कितना होगा, ये तो हो जाएगा रूट अंडर में ही D1, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब दूसरा का लिए यहाँ पर देखो, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, देखिए ये जो हम लोग लिए हैं इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे तरफ सॉल्व करेंगे फॉर गैस 2, दूसरे गैस के लिए। तो दूसरे गैस के लिए फिर उसी तरह से अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, यहां पर क्या होगा R2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डेंसिटी D2। फिर यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ये हो जाएगा K, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट, क्या मिलेगा, तो देखिए R1 बाई R2। अब देखिए R1 के लिए क्या लिखे, ये है K इंटू 1 बाई रूट अंडर D1, और इसके लिए क्या लिखे, K इंटू 1 बाई रूट अंडर D2, तो K से K खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, तो जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो हम इस साइड में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। इसको देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू रूट अंडर D2 बाई रूट अंडर 1। ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट यहीं पर से क्या फार्मूला दोनों का क्या रेशियो हो जाता, लेकिन थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिए ताकि और आसान आपको लगे। अब देखो दोनों स्क्वायर रूट है ना, तो एक साथ कर देंगे, तो एक साथ करेंगे तो R1 बाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट D2 बाई, ये ख्याल रखना है कि अगर R2 नीचे है मतलब डिनोमिनेटर में, तो D2 क्या होगा, इस बात का ख्याल रखना, मतलब इनवर्सली है, व्युत्क्रम है, R1 यहाँ है तो देखिए D1 यहाँ, इस पर यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखने होते हैं, है ना, उसके न्यूमेरिकल प्रश्न बनाने के। तो आइए चलिए इसको पहले लिखिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और इसका रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट से लाके बताते हैं। हाँ नीचे यही से तो शुरू है, हेडिंग कहाँ से आएगा, गैस 1 और गैस 2 लेकर के काम कर रहे हैं ना जी। तब उससे पहले क्या लिखे थे, मैथमेटिकली रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। कौन बात कर रहा है जी इधर से,
अब यहाँ पर मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़े थे? नहीं। मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन? एक मिनट, सब जिससे पूछेंगे वो जवाब देना है। अरे चलिए इसको आगे बढ़ाएं। देखिए आगे इसको यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर डेंसिटी ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर डेंसिटी से। लिखेंगे चूंकि गैस का घनत्व वाष्प घनत्व का समानुपाती होता है। देखिए आप पढ़े होंगे, यहाँ देखो, यहाँ डेंसिटी ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? वेपर डेंसिटी, VD लिख देते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि दो गैस है तो दो गैस के लिए अलग अलग आएगा, तो इसका मतलब इस दोनों का रेशियो मतलब D1/D2 रहेगा।
तो इसका मतलब ये इक्वल टू क्या होगा, VD1 बाई VD2, यही ना होगा। जैसे इसमें रेशियो निकाले ना तो आया है ना, वैसा ही इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए D1 के सामने VD1 है और D2 के सामने इस तरह से है। अब देखो समझना है इस बात को। अब वी नो डैट, हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, Vd इक्वल टू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाई 2। रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस होता है इसलिए यहाँ 2 लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 गुना Vd, 2 गुना क्या हो जाएगा Vd होगा। तो इसी के आधार पर देखिए अगर दो अलग अलग गैस है, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग गैस था, तो दोनों गैस का मॉलिक्यूलर वेट अभी अलग अलग होगा। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा तो हम लोग देखिए यहाँ ही समझिएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालते M1 एक गैस के लिए, M1 तो ये होगा 2 गुना VD1 हो जाएगा। और दूसरे गैस के लिए M2 तो ये हो जाएगा 2 गुना VD2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इस फॉर्मूला में इसको बैठाएंगे। देखिए इस फॉर्मूला में इसको यहां से रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां से समझना है। R1 जो है उसके तरफ इसको समझना है। ये देखो ये R1 है और ये R2 है। हमको ये D2 जो है वो किस टर्म में लिखेंगे, यहाँ लिख, पहले एक पूरा पॉइंट बना लेते हैं। नाउ ये हो जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू रूट अंडर D2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, D2 के जगह पर VD2 बाई VD1 ये लिख सकते हैं। और यहां से देखो अगर इस फॉर्मूला को देखें तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 और VD1 निकालना है तो M1 बाई 2, नहीं तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, ये एम क्या है, VDM है, इसका मतलब VD है मतलब 2 है, इसका मतलब M2 बाई 2 होगा बटा में, इसके लिए M1 बटा में 2 होगा। 2 और 2 क्या होगा, तब R1 बाई R2 इक्वल टू इसके टर्म में लिखिए रूट अंडर M2 बाई M1 हो जाएगा। नहीं, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में आ गया कि नहीं आ, मतलब अगर गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात है तो वहां से आप वेग बता सकते, नहीं बता सकते रेट को डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, नोट करिए।
हो गया। अब देखो इस फार्मूला का कैसे उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ diffusion of helium and oxygen gases under similar condition of temperature under similar condition of temperature and pressure compare the rate of diffusion of helium and oxygen gases under similar condition of temperature or pressure। ताप एवं दाब के सामान्य परिस्थिति में हीलियम एवं ऑक्सीजन गैसों के विसरण का वेग की तुलना करें, कंपेयर करें। ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर दो गैस है, एक हीलियम गैस है, दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो इस दो गैस को कंपेयर करके आपको बताना है किसका रेट, डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। मतलब एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, कि मोबाइल को बंद करके रखना है, हाँ, भूल गए, एकदम रखेगा, साइलेंट नहीं करके रख सकता है, एकदम आया एकदम बजा देता है, बीच में डर भी जाता है लोग की कोची है। अरे क्लास आई है तो 2 घंटा के लिए आप रखिए उसको, साइलेंट करके रख, और फिर जा करके घर बाहर जाइएगा तो पता चलिए जाएगा किसने फोन किया, फिर अपना कॉल बैक करिए। लुकर पाना नहीं छूटता है सब। चलें इसको इधर बढ़ा लें। चलिए यहां देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो दो गैस है इसमें, एक तरफ हीलियम गैस है, एक तरफ, चलो यहां पर हीलियम लिख देते हैं, इधर क्या है, ऑक्सीजन है, और इसमें होल कर दिया गया है। तो यही हम लोग को दिखाना है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन का क्या वेग है, ये बताना है। चलो ठीक, अब यहां से देखो, ध्यान से देखना, इसका रेट को मान लेते हैं कि R1 होगा, और इसको रेट को क्या मान लेते हैं, R2। तो इसका जो एटॉमिक, इसके लिए तो एटॉमिक फॉर्म में होता है, हीलियम किस फॉर्म में होता है, हाँ, और ऑक्सीजन, रुको बोलने दो उसको, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है बोलने दो इसको, एटॉमिक फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, खड़ा हो,
यही समझ आराम ना। हाइड्रोजन हीलियम जो है वो किस फॉर्म में होता है ये तो पता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस कैसे रहता है, देखो बताइए कि ऑक्सीजन गैस किस दिख रहा है वहां पर लिखा हुआ, उसको भी अंदाजा लगा के बता सकता है। हाँ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, डाई एटॉमिक, दुगो एटम इसमें रहता। ये क्या है, मोनो एटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक गैस होता है, ये डाई एटॉमिक गैस है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट। बैठिए, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का था से पहले। केवल झाल बजाने के लिए आइएगा तो यही सब ना होगा, मोबाइल बजाने के लिए। झाल की जगह मोबाइल बजाइएगा तो क्या होगा। अब बताइए, आप 11th-12th का विद्यार्थी है, ऑक्सीजन किस तरह से एग्जिस्ट करता है वायुमंडल में ये नहीं पता रहेगा, नाइट्रोजन कैसे नहीं करता, तो क्या करना इससे, क्या खुद फन करो, खेलो उलो, उसमें ज्यादा फायदा रहेगा। काहेला आपने ना चुना है, हम चुने हैं, तुम्हारा सब्जेक्ट किसने चुना, सब्जेक्ट कौन चुना तुम्हारा, तुम अपने ने चुना है कि नहीं हमको ये सब्जेक्ट चुनना है क्या, और नहीं पढ़िएगा क्या करो, यही सब करो, घूमते रहो। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी सिंपल एटॉमिक फॉर डायटॉमिक। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट तो याद होगा, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, M1 मान लेते हैं, इसका कितना होता है बताओ तो, इसी को बोल रहे हीलियम का। देखो एटॉमिक, हम क्या बोल रहे हैं, इसका इसका जो है एटॉमिक नंबर नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम पूछ रहे हैं इसका एटॉमिक वेट 4 होता है, यही बात पूछ रहे हैं। इसका एटॉमिक वेट किस है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा, इसका कितना होगा 16। ऑक्सीजन का ना होता है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो, एक ऑक्सीजन दो है, 2 एटम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अभी नहीं आएगा तो ये फार्मूला याद करने से कोई फायदा है, राइट। देखो यहाँ R1/R2 इक्वल टू रूट अंडर, फार्मूला क्या पढ़े हैं, हाँ R2 यहाँ तो ये M2, यहाँ क्या हो जाएगा M। अब यहाँ पर क्या करेंगे R1/R2, आइए रूट अंडर, इसके लिए कितना लिखे, यहाँ पर लिख देंगे पहले इसका 4, तो ये हो जाएगा कितना 32, अब आई इसका कटेगा तो कितना आएगा, रूट अंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, है बेवकूफ सब। ये जैसे ही इसको आप निकालेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा R1/R2 इक्वल टू 2 रूट, तो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, R1 का जो वेलोसिटी है वो कितना ज्यादा हो जाएगा R2 से। देखिए R1 का वैल्यू कितना ज्यादा हो जाएगा 2√2, किससे, तो कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है R2, तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसका वेग क्या है, कम है कि ज्यादा, आज जिसका मोलिकुलर वेट कम है, पता चल रहा है ना। इसी फार्मूला से ध्यान रखते हुए लाइटर गैस जो है जल्दी इफ्यूज कर जाता, हैवियर गैस है, लाइटर मतलब हल्का बल, ठीक है। चलिए तो अगले क्लास में अब इसके बाद एक बार इसको रिवाइज करके आना।